हम हमारी नजर रखेंगे इन 3 खबरों पर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई छापे के बाद अब उन पर ईडी का भी शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को दी है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कल भी जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा शुरू होने जा रहा है। अमित शाह कल इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और 2-2 मंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही अमित शाह सरकार और संगठन के कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। साथ ही अमित शाह मिशन 2023 को लेकर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनमें जोश भी भरेंगे। तीसरी खबर बारिश से जुड़ी हुई है, जिसमें देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आफत की बारिश से अछूता नहीं रहा। तो ये आपको खबरें बता रहे हैं, 3 खबर सबकी नजर। और पहली सबसे बड़ी खबर की ओर हम रुख करते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर अभी जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया जाएगा। सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। दरअसल सीबीआई ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड डाली थी। इस दौरान सीबीआई अपने साथ मनीष सिसोदिया का फोन ले गई थी, लैपटॉप भी जब्त कर लिया था और उनके ईमेल डेटा को भी सिक्योर किया गया। और इस पूरे मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधा आपको ले चलते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको पता नहीं लुकआउट नोटिस किसको जारी किया जाता है? अगर पता नहीं तो इसको भी पता कर लें। ये साफ लिखा है, दरअसल लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है। ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले, आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो नामित शख्स है वो देश छोड़कर भाग ना जाए। इसका सीधा अर्थ है सर्कुलर नोट, लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस सिसोदिया जी उनको जारी होता है जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है, जिन्होंने दिल्ली की माता बहनों परिवारों को उजाड़ा है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है। ऐसे लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। सिसोदिया जी ऐसे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके पास से जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं और जो इक्विपमेंट्स जब्त किए गए हैं, उनकी भी जांच हो रही है। ये जांच कहां तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल आने वाले समय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जहां एक तरफ सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ईडी भी साइड बाय साइड अपनी जो कागजी कार्रवाई है वो जो है इस मामले में करती हुई नजर आ रही है। और जो दस्तावेज सीबीआई की तरफ से जब्त किए गए थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सीबीआई ने वो दस्तावेज जो है वो ईडी को भी जो है दिए हैं। और जब भी इस तरीके से पैसों की हेरफेर का मामला आता है तो उसमें ईडी जो है वो अपनी कार्रवाई जो है करती हुई नजर आती है। और हमने इससे पहले देखा था कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर भी ईडी की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आई थी और जो गिरफ्तारी है वो भी सत्येंद्र जैन की होती हुई नजर आई थी। ऐसे में हो सकता है कि मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि लगभग 14 घंटे की रेड जो है मनीष सिसोदिया के घर पर चलती हुई नजर आई। उसके बाद एक लुकआउट सर्कुलर जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ और उसके साथ अन्य जो लोग थे उनके खिलाफ जो है जारी कर दिया जाता है, ताकि वो देश के बाहर जो है ना जा पाए।
और उसके बाद अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि ईडी भी जो है अपनी कार्रवाई जो है शुरू करती हुई नजर आ सकती है। तो आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की बात करें या तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी जो है तैयार नजर आ रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि बदले की भावना के तहत ये जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है, स्पर्श आप बता रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का, और दूसरी तरफ उन पर कार्रवाई की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई के साथ जांच भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सिसोदिया ये कह रहे हैं कि क्या नौटंकी है, कहाँ आना है आप बताइए, मैं तो खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, किसी भी तरीके की कोई दबाव नहीं है। तो सरासर कहीं ना कहीं इस जांच को वो केंद्र सरकार की नौटंकी से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, हमने अमूमन ये देखा है कि जो कभी इस तरीके से लुकआउट सर्कुलर जारी होता है तो वो जब अपराधी मिल नहीं रहा होता है या फिर जांच में सहयोग नहीं कर रहा होता है, तब इस तरीके का जो सर्कुलर है वो जो है कहीं ना कहीं जारी होता हुआ नजर आता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में उनके जो सरकारी आवास है मथुरा रोड पर, वहां पर स्थित देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मीडिया से संपर्क भी जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर अन्य तरीके से हो। अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो भी जो है मनीष सिसोदिया से मिलकर आए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो है केंद्र सरकार दूसरी तरफ जो है कर रही है, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, उन पर जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर की जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक क्लेम है कि वो एक बेहतर सरकार दिल्ली में चलाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें शिक्षा जो स्तर की बात हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बदलने की बात को क्लेम करती है कि हमने जो है देश में सबसे अच्छी सरकार चलाने का काम किया है। और उसी से केंद्र सरकार कहीं ना कहीं घबरा रही है और उसको सीधे तौर पर 2024 से जोड़कर देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 2024 में उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है, इसलिए जो है इस प्रकार की कार्रवाई जो है की जा रही है। हालांकि जो क्लेम है आम आदमी पार्टी का ये है कि दिल्ली में ही जो है मनीष सिसोदिया मौजूद है और वो कहीं भी आने के लिए जांच में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारियों के लिए। तो अब मनीष सिसोदिया की जो तकलीफें हैं और अब टेंशन भी बढ़ सकती है, जो दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि अब जांच का जो एरिया है, जो दायरा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके पास से जो इक्विपमेंट्स मिले हैं उसकी भी लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिसोदिया कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नौटंकी है, कहाँ आना है, मैं तो खुलेआम घूम रहा हूं। इसके अलावा साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी शेयर किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और साथ ही सीबीआई पर सवाल भी उठाया है। अब रुक करते हैं अगली दूसरी बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा आज रात से शुरू होगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के रुकने के लिए अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। भोपाल के होटल ताज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ठहरने की संभावना है। इसके अलावा 22 अगस्त को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों में वो शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह सबसे पहले सुबह 11 बजे मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और पुलिस लैब का उद्घाटन करेंगे और मध्य प्रदेश विधानसभा में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित नई शिक्षा नीति के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 साल के अंदर यह दूसरा महत्वपूर्ण दौरा है, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी को लेकर भी संगठन में कयास लगाए जा रहे हैं। अमित शाह के दौरे को देखते हुए भोपाल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन के नेता लगातार व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। अमित शाह के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजामात, बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से भोपाल से हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं। गौरव, अमित शाह आने वाले हैं, बड़ी बात यह है कि इस साल अमित शाह का यह दूसरा महत्वपूर्ण दौरा है। 2023 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पार्टी द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और मध्य प्रदेश में सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, उससे यह माना जा सकता है कि बीजेपी पार्टी वाकई चुनावी पार्टी है।
देखिए बिल्कुल अमित शाह का ये दूसरा इस साल का बड़ा दौरा माना जा रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि एक साल महज चुनाव के लिए रह गए हैं और ऐसे लगातार बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में आगमन जारी है। अब इसी कड़ी में जो मध्य प्रदेश आ रहे हैं अमित शाह, तो मध्य प्रदेश की राजधानी में उनके कई कार्यक्रम हैं जो कल आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि आज रात को 11 से 12 बजे के बीच में अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे और कल बताना चाहूंगा कल के अगर उनके कार्यक्रमों की बात करें तो कल मध्य क्षेत्र परिषद की बड़ी बैठक में अमित शाह शामिल होंगे, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में जो इन 4 स्टेट के इंटरनल इश्यूज हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। ये चारों स्टेट किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके सामंजस्य बिठाकर जो मुद्दे हैं उनको सुलझाएं, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर नक्सलवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमेशा से गरमाया हुआ रहता है। तो इस बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि इसके बाद 11 बजे के आसपास बैठक खत्म होगी और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में एक बैठक की जाएगी जिसमें राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इसके बाद 2 बजे लाल परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से बरखेड़ा पहुंचेंगे। यहाँ पे जो अमित शाह हैं वो यहाँ पे फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि फॉरेंसिक लैब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे बोरी में बनने की काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब उसका शिलान्यास जो है वो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद रविंद्र भवन में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें पुलिस के जो आवास है उनका लोकार्पण यहाँ पे अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। और उसके बाद शाम को शिक्षा नीति को लेकर विधानसभा में भी एक बैठक यहाँ पे अमित शाह लेंगे और उसके बाद करीब रात को 9 बजे के आसपास जो गृह मंत्री हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने आप में ये जो दौरा है अमित शाह का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान ये भी हो सकता है कि कई बड़े नेताओं से वो यहाँ पे चर्चा करें और जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में ये बैठक जो है काफी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि गौरव, बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, दौरा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा गौरव ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जब भी किसी पार्टी का बड़ा नेता ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करता है, बैठक करता है, तो एक अलग ही उत्साह होता है। मध्य प्रदेश में शाह का यह दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे शाह, बैठक भी लेंगे, तो कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए जिस तरीके का कार्यक्रम कल अमित शाह का है उसमें ज़्यादा कार्यक्रम जो है वो प्रशासनिक है और उसके अलावा दो कार्यक्रम है वो ऐसे हैं जो जो उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ जो ये बैठक होगी। कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मुखातिब तो यहाँ पे अमित शाह नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनसे ज़रूर आने वाली तैयारियों का जायज़ा वो ले सकते हैं, ऐसी उम्मीद बिल्कुल जताई जा रही है। क्योंकि कल अगर पूरे शेड्यूल की अगर बात करें अमित शाह के, तो रविंद्र भवन में उनका जो कार्यक्रम है, इसके अलावा बौरी में जो FSL का जो उद्घाटन वो करने जा रहे हैं उसकी बात करें, या इसके अलावा जो पुलिस आवास योजना के तहत जो आवासों का लोकार्पण है उसकी बात करें, सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो प्रशासनिक है, राजनीतिक कार्यक्रम इसमें नहीं है। शिक्षा नीति को लेकर शाम को विधानसभा में जरूर एक बैठक है, उसके बाद मुख्यमंत्री के निवास भी जाएंगे कल अमित शाह, जहां पे वो रात्रि भोज करेंगे। इस दौरान ये कहा जा सकता है कि वो आने वाले तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से ज्यादा वो चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल रात को 9 बजे के आसपास ही अमित शाह भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में ये महत्वपूर्ण दौरा तो अमित शाह का माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बातचीत उनकी होगी वो केवल सीनियर लीडर्स से ही हो पाएगी। जी ठीक है, बने रहिए गौरव हमारे साथ। तो अमित शाह का मध्य प्रदेश में ये दूसरा एक साल के अंदर सबसे बड़ा दौरा है। अब अमित शाह के आगमन पर मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी किस तरीके से काम करेगी, क्या कुछ तैयारियां होंगी और किस तरीके से जीत का मंत्र 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर शाह अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ से मैदान तक हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनकर खड़ी है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में हुआ। कई जगहों पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और शोघी में शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग समेत
743 सड़कों को जलभराव की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया। सिर्फ मंडी जिले में बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग लापता हो गए। वहीं राज्य में कई नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण पुल बह गए। पौड़ी जिले के लगभग 13 गांव में ज्यादा बारिश के कारण प्रशासन ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं लोगों का हाल अब बेहाल हो चुका है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। ये 6 राज्यों से आपकी तस्वीर बता रहे हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 6 स्टेट की तस्वीरें जहां पर बाढ़ आफत बनकर बरस रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं और रायपुर से भी मोनिका जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे मोनिका के पास। मोनिका, रायपुर में भी कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। रायपुर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हो चुकी है, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर रहा है, संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है, मच्छरों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में नगर निगम की तस्वीर भी साफ हो चुकी, किस तरीके से काम किया जा रहा है, लोग किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अजी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जो बारिश है वह लगातार, मौसम विभाग ने जैसे कि पहले ही अलर्ट कर दिया था कि छत्तीसगढ़ के सारे जिलों में भारी बारिश और जो बिजली गरजने की जो संभावना है वह तेज हो चुकी है। उत्तर छत्तीसगढ़ से आने वाली जो हवाएं हैं वह रायपुर पहुंचेंगी और इसी के साथ ही 2 दिन लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार बने हुए हैं। सुबह से मौसम यहाँ पर बारिश का बना हुआ है और आज भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञानियों के द्वारा बताई जा रही है। और अगर हम बात करें जल भराव की, तो अभी कुछ ही दिन हाल ही में सेजबहार गांव में भारी बाढ़ की स्थिति बन गई थी। लोगों का पलायन करने का सिलसिला लगातार जारी था और वहां पे जल भराव की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी ओर जाना पड़ा था। और अगर नगर निगम की हम बात करें तो जितने भी डेवलपमेंट की बात कर ले, नगर निगम प्रशासन अमला जितने भी सुरक्षा की बात कर ले, लेकिन इस तरीके की जो बारिशें हैं कहीं ना कहीं वो निगम अमले की पोल खोलती हैं, प्रशासन की पोल खोलती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि उस समय जो स्थिति बनी हुई थी कुछ ही दिन पहले, अभी अगर 2 दिन की तेज बारिश, जो लगातार 48 घंटे की बारिश बताई जा रही है, अगर इसी तरीके की बारिश लगातार छत्तीसगढ़ में जारी रहती है और खासकर राजधानी रायपुर में जारी रहती है, तो वहां पर स्थिति क्या कुछ खास देखने वाली होगी और निगम की क्या कुछ खास तैयारी है। अगर हम बात कर ले बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी हुई होती है। वहां का जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त बना हुआ रहता है। इसमें देखने वाली बात यह भी होगी कि सरकार की सुदूर वनांचल क्षेत्र में या जो दूर दराज के जो क्षेत्र है, जहां पर बहुत ही कम जनसंख्या है या फिर जो ग्रामीण एरिया है, वहां पर प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारी होंगी। जी, ये देखने वाली बात होगी मोनिका, प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारियां होंगी। जरा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कृषि होती है, किसानों के लिए ये बारिश आफत बनी हुई है, खेतों में पानी भर चुका है, किसान परेशान है, मुआवजे की भी खबर दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार क्या कुछ सुविधाएं किसानों को देगी, ये भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, अगर बात फसलों की जाए तो लगातार जो बारिश और लगातार जो बाढ़ की स्थिति बनने से फसल पहले ही खराब हो चुके हैं और अभी भी जो कुछ फसल बचे हुए हैं, अगर 48 घंटे की बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में होती है तो इसमें फसल नष्ट होने की जो संभावना है वह तेज है। किसानों के चेहरे पर और किसानों के माथे पे जो चिंता की जो लकीरें हैं वह साफ तरीके से देखी जा सकती है कि लगातार जो बारिशों से जो किसानों की जो स्थिति है और किसानों के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं वह राज्य सरकार की ओर से की नहीं गई हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से एक चीजें साफ है कि फसल बर्बाद होने पर उसके जो बीमा और जो मुआवजे की जो राशि है वह राज्य सरकार की ओर से तय की गई तो है। फसल अगर बर्बाद होती तो राज्य सरकार बीमे की राशि देगी किसानों को, लेकिन ये कितनी जल्दी मुहैया हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मोनिका बने रही हमारे साथ। गौरव बने हुए हैं भोपाल से, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। गौरव, भोपाल के अलावा आसपास के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा। भारी बारिश की चेतावनी भी जताई जा रही है।
भोपाल के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे जल भराव की स्थिति होती है। निचले स्तर के इलाके होते हैं जहां पर पानी पूरी तरीके से घरों और दुकानों में पहुंच जाता है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। भोपाल पहाड़ी इलाका है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा जल भराव की स्थिति होती है। किस तरीके से वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है? देखिए, अभी एक नया सिस्टम बना है जिसके बाद मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां पे अधिक से अत्यधिक बारिश के लिए रेड अलर्ट यहां पे जारी किया गया है, जिसमें भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग आते हैं। यहाँ के जिलों के लिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे पे यहाँ पे भारी से अत्यधिक बारिश जो है यहाँ पे होगी। इसके अलावा येलो अलर्ट जो है वो 3 संभागों के लिए यहाँ पे किया गया है, जिसमें रीवा, नर्मदापुरम और चंबल संभाग है। यहाँ के लिए साफ तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया करते हुए कहा है कि अत्यधिक बारिश यहाँ पे होने की पूरी संभावना है। इसी के चलते मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए, क्योंकि इस भारी बारिश की वजह से कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पे बिजली सप्लाई करने तक में दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे पिछले काफी घंटों से बारिश की वजह से बिजली नहीं है। इसके अलावा अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के भी निचले इलाके ऐसे हैं जहां पे इस समय जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जब बारिश का दौर शुरू हुआ था उस समय भोपाल की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमरा गई थी। उसके बाद जब बारिश कुछ समय के लिए थमी थी उस दौरान नगर निगम ने कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, जिसकी वजह से कुछ राहत जरूर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर निचले इलाकों की बात करें तो जल भराव की स्थिति अभी भी वहां पे जस की तस है। हालांकि मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो वहां पे अभी हालात काफी खराब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे जो है यहाँ पे अधिक से अत्यधिक बारिश की चेतावनी साफ तौर पर मौसम विभाग ने दे दी है। गौरव, बता रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान द्वारा दी गई है, तो क्या मानसून के पहले नगर निगम द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी? हर बार नगर निगम ये दावा करता है कि इस बार मानसून में जलभराव की स्थिति नहीं होगी, सभी नदी नालों को साफ कर लिया गया है, जितने भी सीवरेज हैं उनको भी साफ कर लिया गया ताकि पानी की जो निकासी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। लेकिन हर साल ऐसी स्थिति होती है जहां बाढ़ की भी स्थिति बनती है, पानी भी भरता है, लोग परेशान भी होते हैं, संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। देखिए, बिल्कुल नालियों की बात करें तो उनकी साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। जब राजधानी भोपाल में ही बारिश के मौसम का दौर शुरू हुआ था तो उसी समय देखा गया था कि जो तमाम नालियां थी वहां पे चौक हो गई थी और इसकी वजह से जल भराव की स्थिति सड़कों पर काफी ज्यादा देखने को मिली थी। इसके अलावा अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे राजधानी भोपाल में ही देखने को मिलता है कि जो नदी नाले बनाए गए थे उनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी वजह से वहां पे पानी का जो जल भराव था वो काफी ज्यादा देखने को मिला। राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के आसपास के ऐसे और भी जिले हैं जहां पे इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि नगर निगम साफ तौर पर ये कहता है कि बारिश को लेकर उनकी पूरी तैयारियां है, क्योंकि बारिश जब शुरू होने वाली थी उससे कुछ दिन पहले ही नगर निगम कमिश्नर से भी हमने बात की थी तो उनका भी ये दावा था कि बारिश को लेकर उनकी तैयारियां पूरी है। लेकिन जब बारिश का दौर शुरू हुआ था तो पूरी की पूरी पोल जो है नगर निगम की खुल गई थी। हालांकि गौरव, हर साल ऐसी स्थिति बनती है जब नगर निगम की पोल खोल ही जाती है। किस तरीके से काम किया गया है और लोगों का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की भी कई सारी खबरें आती हैं, लेकिन लोगों को कभी भी इस चीज से राहत नहीं मिल पाती। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनिका, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो बारिश है वो लगातार आफत की बारिश बनती जा रही है और पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जल भराव की स्थिति के साथ साथ लोग इस परेशानी से, इस दुविधा से जूझ रहे हैं। ये 3 बड़ी खबरें थी जिन पर सबकी नजरें थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।